Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. और जैसा कि आप सबको पता है टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी और उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जियोमॉर्फोलॉजी. सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ माय जियोमॉर्फोलॉजी. तो आज हम जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करने वाले हैं एंड बिलीव मी 3 से 4 क्वेश्चन भैया आपको जियोमॉर्फोलॉजी से आपके एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो सीडीएस का पेपर हो, चाहे वो या वो आपके सीएपीएफ का पेपर हो, चाहे एनडीए का पेपर हो. तो ये जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेगी. अब बात आती है कि भैया हमारे टोटल कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स रहने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के. सो वी आर गोइंग टू कवर 7 लेक्चर्स. अब 7 लेक्चर में आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा रिलेटेड टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ. जो दूसरा लेक्चर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द मिनरल्स एंड रॉक्स. तीसरा जो मेरा लेक्चर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. एंड देन वी विल डिस्कस द जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. उसके बाद जो पांचवा लेक्चर आता है वो आता है वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक का. छठवा आएगा आपका लैंडफॉर्म का. और सातवां मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम, क्योंकि वहां से भी एक आधा क्वेश्चन आपके सीडीएस और एनडीए में पूछ लेते हैं. तो चलिए विदाउट डिलेइंग मच आते हैं और जरा शुरू करते हैं अपनी जियोमॉर्फोलॉजी को. भैया जियोमॉर्फोलॉजी क्या है सर? दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ. कि जब हम अपने इंटीरियर की जो पढ़ाई करते हैं उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कह देते हैं. तो मेरे सारे फौजियों विद अ वंडरफुल स्माइल आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे भैया इंटीरियर ऑफ अर्थ. अब इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं. क्या ओशियनिक क्रस्ट है, क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारी की सारी चीजें हम आज समझने वाले हैं. अब देखो बेसिक सी बात यहां आती है कि सर स्टडिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो भी हमारे सरफेस पे जैसे भी लैंडस्केप्स आप आज देख रहे हो उसमें भैया एटमॉस्फेयर का तो रहता ही है, इंटीरियर ऑफ अर्थ का भी रहता है. तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर मी टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ. अब बात आई कि सर हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता कहां से लगता है. हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता कहां से लगता है? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम अर्थ की बात करें तो इतना आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि भैया इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक लेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक लेयर्स मुझे अपनी अर्थ देखने को मिलती है. आपने कहा कि सर मतलब क्या है? तो भैया अपना तरीका समझेंगे, रटेंगे नहीं चीजों को, अपने नोट्स बनाएंगे और चीजें समझेंगे. तो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मेरी अर्थ है. मैंने आपसे कहा कि द आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज क्रस्ट. आपने कहा ओके सर. मैंने कहा भैया जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलता हूं मेंटल. मैंने कहा जो तीसरा मेरा पार्ट आता वो आता कोर. जब मैं आपके अर्थ के रेडियस की बात करता हूं, जब भैया हम अर्थ के रेडियस की बात करेंगे यानी कि कोर से लेकर के आउटर सरफेस तक जो मेरा ये रेडियस है, सर ये रेडियस कितना है? सो दिस रेडियस इज बेसिकली इक्वल्स टू 6378. कितना है भैया? ये है मेरा 6378. 6378 किलोमीटर का मेरा रेडियस है अर्थ का. अब बात ये आई कि सर हमें अर्थ के बारे में पता कैसे लगा कि अर्थ का रेडियस इतना गहरा है, या क्या हम गए वहां पे? तो भैया जाना वहां पे पॉसिबल नहीं है. आज तक न कोई अर्थ के इंटीरियर तक पहुंच पाया है, न फ्यूचर में पहुंच पाएगा. तो मुद्दा आता है कि सर जितनी चीजें आपने बताई, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, अब ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, कहां पे टेम्परेचर कैसा रहता है, डेंसिटी कैसी रहती है, प्रेशर कैसा रहता है. तो ये सब चीजें हमें पता लगी अर्थ के इंटीरियर के बारे में. अब जब ये सब चीजें पता लगी तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब हम जा नहीं सकते तो हम ह्यूमंस ने पता कैसे लगाया? तो जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो भैया सबसे पहली बात आपको समझनी है कि टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ अर्थ हमारे पास दो तरीके के सोर्सेस मिले हमें. सोर्सेस मिले, एक सोर्स को बोल दिया मैंने भैया डायरेक्ट सोर्सेस. देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस which gives us information about the interior of earth. पहला सोर्स कौन सा है सर हमारा? पहला है भैया आपका डायरेक्ट सोर्सेस. दूसरा सोर्स कौन सा है सर मेरा? दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेस. दूसरे सोर्सेस कौन से? इनडायरेक्ट सोर्सेस है. तो बात आती है कि सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? बिलीव मी आपके सीडीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो जब मैं डायरेक्ट सोर्सेस की बात करता हूं तो वन बाय वन बात करेंगे. जैसे मैं बात करता हूं आपकी सरफेस रॉक्स की, कि हमारी सरफेस पे हमें बहुत सारी रॉक्स मिल जाती हैं. अब वो रॉक्स कहाँ से आई? तो हमें पता है जब वॉल्केनो आता है भैया तो वो रॉक्स बहुत सारी आ जाती हैं. हम इन रॉक्स को स्टडी करते हैं. हम जब इन रॉक्स की स्टडी करते हैं तो हमें समझ आता है अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है. दूसरी चीज क्या होती है? हम माइनिंग करते हैं.
तो माइनिंग जब हम करते हैं, जब हमने माइन करी, खुदाई करी, तो वहां से कुछ पत्थर, वहां का कुछ मटेरियल, वहां के कुछ रॉक्स निकल के आते हैं, कुछ मटेरियल निकल के आता है अंदर से। अब वो मटेरियल किसका है, वो मटेरियल कहां से आ रहा है सर, दैट मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम उस मटेरियल की स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अब बात आती है कि सर हम माइनिंग तो करते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनिंग कर लेंगे, बट क्या माइनिंग से मेरे को एग्जैक्ट पता लग जाता है अर्थ के अंदर तक? क्या आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा? तो सिंपल आंसर इज भैया नो। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो अब तक की जो हमारी डीपेस्ट माइन है वो 3.9 किलोमीटर तक ही है। 3.9 किलोमीटर आपकी गोल्ड माइंस है अफ्रीका के अंदर। गोल्ड माइंस इन अफ्रीका वो सबसे डीपेस्ट माइंस है। और भैया वो डीपेस्ट माइंस कितनी है, 3.9 किलोमीटर है। अब आप कहोगे कि सर 6378 किलोमीटर हमारा अर्थ का रेडियस है, इंटीरियर है, आप बात कर रहे हो 4 किलोमीटर में खुदाई करके हमने पता लगा लिया। तो कुछ तो पता लगा हमें यहाँ से, 3.9 किलोमीटर है। अच्छा, अब कौन कौन सी है भैया आपकी? दो माइंस है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड की जो डीपेस्ट माइन है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मेपोनेंग माइन इन द अफ्रीका। और दूसरा है भैया आपका ताउतोना। ताउतोना ये आपकी सेकंड डीपेस्ट माइन है अफ्रीका के अंदर। तो हमने कहा कि सर हमने रॉक्स की स्टडी करी, हमने माइनिंग करी, तो हमें अपनी अर्थ के बारे में कुछ कुछ चीजें पता लगी। और कैसे पता लगता है हमें? और क्या डायरेक्ट सोर्सेज है भैया? तीसरा डायरेक्ट सोर्स है मेरा डीप ओशियन ड्रिलिंग। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, कि हम ओशियन के अंदर ड्रिलिंग करते हैं। अब ड्रिलिंग और माइनिंग में क्या फर्क है? माइनिंग आप समझते हो कि भाई पूरा का पूरा खुदाई चल रही है और पूरा अंदर का मटेरियल निकाला। ड्रिलिंग क्या है, जैसे आप सबने देखा वो समरसेबल लगती है। तो समरसेबल लगती है तो क्या है, एक छोटा पाइप डाला जाता है मशीन से, उसी के अंदर जो है बोरिंग करी जाती है, तो वो होती है मेरी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या है, अब जब ड्रिलिंग होती है तो आपने देखा होगा जब हम बोरिंग करते हैं समरसेबल की, तो कुछ मटेरियल निकल के आता है, उस मटेरियल की हम स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं हमारे अर्थ के अंदर क्या है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया अब तक की जो डीपेस्ट ड्रिलिंग है वो ही हमारी आर्कटिक ओशन में करी। किसने है सर? सोवियत यूनियन ने। अब आप पूछोगे कि सर जब हम 3-4 किलोमीटर तक ही माइनिंग कर पा रहे हैं, हम अंदर क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ योर मशीन्स। मशीन्स फेल हो जाती हैं। क्यों मशीन फेल हो जाती है? कि अर्थ के अंदर जैसे जैसे आप जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे जाओगे डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो हम ऐसी मशीन्स नहीं बना पाए जो इतने टेम्परेचर में काम कर सकें। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू माइन बिलो 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। डीपेस्ट माइन हमारी 3.9 किलोमीटर की है। अब आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, बात तो ठीक है। तो ये मेरी जो डीपेस्ट ड्रिलिंग है वो ये भैया कोला में। कोला इन आर्कटिक ओशन इज अ प्लेस विच वाज, मतलब वहां पे ड्रिलिंग करी आपकी सोवियत यूनियन ने, और वो मेरी क्या है, डीपेस्ट ड्रिलिंग है। कितनी डीपेस्ट ड्रिलिंग है भैया? 12 किलोमीटर तक हम पहुंच पाए वहां पे। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। तो हमने कहा कि सर अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो 12 किलोमीटर तक पहुंच पा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं 3.9, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल निकल के आता है, और उस डायरेक्ट मटेरियल से हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ की सरफेस पे क्या है। चौथी चीज जो आपको याद रखनी है इन द डायरेक्ट सोर्सेज, वो ये है कि भैया आपके वोल्केनिक इरप्शंस। अब जब मेरे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो आपको पता है कि वॉल्केनिक इरप्शन जब हुए तो आपका मैग्मा बाहर आता है, वो मैग्मा आके सॉलिडिफाई होता है, उसकी रॉक्स बनती है, उन रॉक्स के हम स्टडी करते हैं, और वो मैग्मा कहां से आया? अर्थ के इंटीरियर से निकल के आया। तो हमें पता लग जाता है कि अर्थ के इंटीरियर में एक्चुअली है क्या। तो ये मेरे डायरेक्ट सोर्सेज आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कि सर फिर मेरे इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है। जब हम इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं तो भैया कई सारे हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज भी आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं मीटियोर्स। अब आप कहोगे सर मीटियोर से हमें कैसे पता लगता है? कि भैया मीटियोर्स क्या है, ये वो स्पेस डेब्रिस है जो आप भाई कई बार टकरा टकरा के अर्थ पे जाकर के गिर जाता है। गिरता कैसे है? मैंने आपको बताया था हमारा एक मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर में जैसे ये मीटियोर्स आते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्शन दे स्टार्ट बर्निंग, तो उसकी जो आउटर लेयर है वो पूरी जल जाती है और इनर लेयर बच जाती है। वो इनर लेयर हमें मिलती है, और उस इनर लेयर की स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि हमारी अर्थ की सरफेस पे भैया कैसा माहौल है। इतने डीप में आपको कोई चीजें नहीं बताएगा, बट बढ़िया है, ठीक है। आपको याद रखनी है चीजें कि भैया उससे में पता लगता है। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगता है? मैंने कहा कि भैया जब हमारे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो सेम गैसियस क्लाउड जिसको आप बोलते हो नेबुलर क्लाउड, उसी सेम नेबुलर क्लाउड से सारी चीजें बनी। अब उसी नेबुलर क्लाउड का पार्ट है मेरा मीटियोर, और उसी नेबुलर क्लाउड का मेरा पार्ट है अर्थ। तो भले ही वो अर्थ के इंटीरियर का पार्ट नहीं है जो मीटियोर है, बट हमें ये तो पता लग जाता है कि उसी सेम मटेरियल से बनी है। तो मीटियोर्स को पढ़ के हमें ये पता लग जाता है कि अर्थ के इंटीरियर में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बिकॉज उनका जो पेरेंट फॉर्मेशन है वो सेम है। तो ये इनडायरेक्ट सोर्स हुआ। और क्या क्या इनडायरेक्ट सोर्सेज की हम स्टडी करते हैं सर? और कौन कौन से? फटाफट से यहां से रफ करके बताता हूं आपको।
चलिए, और भैया क्या है, फिर मैं बात करता हूं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन, अब हमें पता लगता है कि भैया अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो सेम नहीं है। अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो सेम नहीं है। आप बोलोगे कि सर पोल्स पे ग्रेविटेशन ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, क्योंकि मेरी अर्थ जो है बल्जी है। अब मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उसके साथ साथ क्या होता है, जब हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मैंने आपको बोला कि भैया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। आपने कहा सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r is the distance, तो it also depends on the mass and it depends on the radius also। ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि पोल्स पे भैया रेडियस कम है तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, इक्वेटर पे वाइस वर्सा होती है चीजें। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप अर्थ की डिफरेंट लोकेशंस पे जब हमने ग्रेविटी की स्टडी करी तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग आया। तो जब भी कोई भी चीज हमारी ग्रेविट जो एक्सपेक्टेशन से अलग आती है तो हमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अब हमें जब क्यूरियोसिटी बढ़ी तो हमें चीज समझ आई कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास पे भी डिपेंड करता है, और जब अर्थ की सरफेस पे ही अलग अलग हमें ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि अर्थ का इंटीरियर भी अलग होगा। द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नॉट सेम। तो उस इनडायरेक्ट सोर्स से हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ के अंदर और भी क्या क्या माहौल है। उसके साथ साथ जब आप आगे चलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी भी हमें बताती है कि हमारी अर्थ का इंटीरियर कैसा है, क्योंकि हमारे कोर में मिलते हैं निकेल और क्या, निकेल और आयरन, और वो दोनों के पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो हमें पता लगता है कि अर्थ के अंदर और भी मेरे ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे जो है मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसके साथ साथ जब आप आगे जाते हो तो ये ग्रेविटेशन हो गया। उसके बाद सीस्मिक वेव्स, सीस्मिक वेव्स क्या है, दीज आर द वेव्स विच आर जनरेटेड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और यही वेव्स मेरी लेकर के आती हैं क्या, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स। तो जब हम इन सीस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, और डिटेल में मैं आपको ये अर्थक्वेक में बताऊंगा। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो फटाफट से आएंगे और अब चीजों को समझते हैं कि भैया अर्थ का रेडियस 6378 किलोमीटर है, बिल्कुल बढ़िया। अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर, भैया क्रस्ट मेंटल कोर की लेयर में हमारे अर्थ के मटेरियल है। हमने कहा ठीक है, जो इंटीरियर है अर्थ का उसको हम भैया इनडायरेक्ट एविडेंसेस से समझ सकते हैं। क्यों, क्यों डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, नाइदर एनीवन हैज नॉर एनीवन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि 5000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। अब 5000 डिग्री सेल्सियस पर कौन जाएगा वहां, कौन जाएगा, कौन सी मशीन जाएगी वहां पर रिसर्च करने के लिए, नहीं जा सकते। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स and inferences, yet a part of the information is obtained through direct sources also. So there are two type of sources which gives us information about the interior of the earth. First one is direct source, first one is surface rock, second one is mining. Deepest mining in Meponang and Tautona, second deepest mining 3 से 4 किलोमीटर मैंने आपको यहाँ बता दिया, exactly 3.9 किलोमीटर है। Going beyond this depth is not possible as it is very hot at its depth. हमारी फिर क्या होती है, डीप ओशियन ड्रिलिंग होती है, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। डीपेस्ट ड्रिल आज तक कहाँ हुई है, कोला में हुई है, आपके आर्कटिक ओशियन में, टिल द डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। हमने कहा ओके। फिर हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस फॉर्म अनदर सोर्स ऑफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब हमारा मोल्टन मटेरियल मैग्मा आता है सरफेस पे ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन इट बिकम अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी, तो उसको हम लेबोरेटरी में ले जाते हैं कूल डाउन होने के बाद, और फिर उसका एनालाइज करते हैं कि अर्थ के अंदर से निकल के क्या आया है, और वो चीज हम समझते हैं। चलिए उसके साथ साथ आगे चलते हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में मेरे मीटियोर्स होते हैं। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स that at times reach the earth. However, it may be noted that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth। इंटीरियर ऑफ अर्थ का तो मटेरियल नहीं है, बट फिर भी हम उसकी स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं कि these solid bodies meteors and earth developed out of the material same as or similar to our planet, hence this become yet another source of information। कि ये इनका जो पेरेंटल फॉर्मेशन था नेबुलर क्लाउड वो सेम था, तो उससे हमें आइडिया लगता है। फिर क्या है, ग्रेविटेशन है। हमने देखा ग्रेविटेशन फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है, अलग है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे। इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द इक्वेटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द पोल्स, क्योंकि अर्थ जो है कुछ ऐसी हो जाती है पोल्स पर फ्लैट। तो जब मैं इस रेडियस की बात करूंगा ये अलग आएगा आपका, और इस रेडियस की बात करूंगा ये ज्यादा आएगा। मैं ऑलरेडी ये चीजें समझा चुका हूं, इसीलिए मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूं। ग्रेविटी वैल्यू और भी ज्यादा डिफर करती है, मास पे भी डिपेंड करती है। और हमने जब अलग अलग जगह पे देखा तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी मिली है डिफरेंट प्लेसेस, और इसी को मैं बोल देता हूं ग्रेविटी एनोमली। एनोमली इज अ टर्म बेसिकली यूज्ड कि कोई भी चीज आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग आए, कोई भी चीज आपकी एक्सपेक्टेशन से लगाए, तो ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल, कि अगर ग्रेविटी अलग अलग आ रही है अलग अलग जगह पे तो इसका मतलब अर्थ की इंटीरियर में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है। उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड हमें इंफॉर्मेशन देता है।
और सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स क्या है? दीज आर द एनर्जी वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स, क्रस्ट मेंटल को, ठीक है, एंड आर अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। इनका जो रिफ्लेक्शन होता है सीस्मिक वेव्स का, वो हमें बताता है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कैसे रिफ्लेक्शन होता है, पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, लव वेव्स क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स, लव वेव्स। अब लव के नाम में मत आना, लव वेव ही आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो बात को समझेंगे, इशारा समझेंगे ज्योग्राफी का, प्यार मोहब्बत से दूर रहेंगे, पढ़ने पे ध्यान देंगे एग्जाम तक। चलिए, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है मेरी अर्थ का, वो समझते हैं। हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एक कोर है भैया, एक मेंटल है और एक क्या है, क्रस्ट है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है मेरी कंसेंट्रिक लेयर्स में बनी हुई है, जिसमें क्रस्ट है, मेंटल है और आउटर कोर है, ठीक है। इनर कोर आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ देयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जरा दोबारा आ जाओ कॉपी पेन लेके, अब चीजें समझेंगे और अब आपको बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। मैंने आपसे कहा कि ये भैया, रुको दोबारा बनाते हैं। कि अगर हम अर्थ की बात करें तो एक हमने क्रस्ट बात करी, एक बात करी कोर की, मेंटल की, और एक बात करी हमने कोर की। अब बात को समझो। मैंने कहा आपसे कि भैया आउटर मोस्ट लेयर मेरी क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो मैंने क्या करा, इतना इतना सा पोर्शन हम लेकर के आ जाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। अब इसमें मेरा जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, क्रस्ट होगा। इसके नीचे क्या होगा, मेंटल होगा। और फिर मेरा अंदर वाला जो पार्ट है वो कोर होगा। तो अब इस चीज को हम अलग से समझते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। और आने वाले 10 से 15 मिनट प्लीज बहुत ध्यान देना, क्योंकि अब आपको जो चीजें मैं समझाने वाला हूं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, पूरी जियोमॉर्फोलॉजी में आपके काम आएंगी। और इतने क्लियर वर्ड्स में आपको चीजें बहुत कम जगह समझने को भी मिलेंगी। अब मैंने आपसे बात करी, चलिए ये ले आते हैं हम अपनी अर्थ का एक हिस्सा। अब बात को समझो। जो मेरा सबसे बाहर वाला हिस्सा है, इसको मैंने बोल दिया क्रस्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज माय क्रस्ट। अब क्रस्ट को समझेंगे। जो मेरी क्रस्ट है वो दो तरीके की क्रस्ट होती है। एक होती है जी मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या है, जो लैंड वाली क्रस्ट है। दूसरा, जहां पे मेरे ओशियंस है, मैंने आपको पूरी ओशियन की रिलीफ पढ़ाई। ओशियन की रिलीफ से आपको समझ आया कि ओशियन की जो डीपेस्ट लेयर है उसको मैं बोल देता हूं ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट बने कैसे थे, कि जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो जो डिप्रेशन थे उनमें बारिश हुई थी 40,000 साल लगातार। तो उन डिप्रेशन में पानी भर गया, तो उसके जो पानी के नीचे की जो लेयर है मैं उसको ओशियनिक क्रस्ट बोल देता हूं। जो मेरे लैंड की लेयर है वो है मेरी भैया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो क्रस्ट में मेरी दोनों तरीके की क्रस्ट प्रेजेंट है। आपने कहा कोई इशू नहीं है सर, ये है मेरी क्रस्ट। फिर आती है बात कि सर ये क्रस्ट जो है वो किस फॉर्म में है। मैंने आपसे कहा भैया ये है सॉलिड। क्रस्ट हमारी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। उसके साथ साथ ये जो मेरी क्रस्ट है ये बेसिकली बनी हुई है किससे, सियाल। सियाल इज सिलिका, जो आपका रेत है, और एल्यूमिनियम। और वहीं पे ओशियनिक क्रस्ट की बात करूं तो ये बनी हुई है सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या हुआ कि ये मेरी सॉलिड हुई। फिर उसके बाद जब भैया मैं नीचे गया, कितना नीचे, अगर मैं ओशियनिक क्रस्ट की बात करूं तो 0 से 5 किलोमीटर आपको मिलेगी इसकी थिकनेस। अगर मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करूं तो ये भैया आपको 0 से 30 इसका एवरेज मिलेगा। बट कई कई जगह जहां पे आपके जैसे हिमालयाज हैं वहां पे 70 किलोमीटर की भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से सवाल बनता है कि कौन सी थिक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक दिख रही है आपको, ओशियन क्रस्ट, आप बोलोगे सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक दिख रही है। डेंस कौन सी ज्यादा होती है, ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आगे मैं ये चीज डिटेल में बताऊंगा, अभी बात को समझो। ये सॉलिड है, दो क्रस्ट हो गई, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक। किस चीज से बनी है, एक तो सियाल से बनी है, एक सीमा से बनी है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो ये सर जो दूसरी लेयर थी, बात को बहुत गौर से समझेंगे। तो भैया ये मैं बोल देता हूं 0 से 70 की हाइट तक है ये मेरी। 2770 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की हाइट तक मेरे को क्या देखने को मिलता है, 70 से लेकर के, ये भैया मेरे को देखने को मिलेगा सर जी क्या, ये मेरे को देखने को मिलेगा मेंटल। प्लीज बहुत ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान से, एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना, पूरी फाउंडेशन बनेगी यहां से आपकी जियोमॉर्फोलॉजी की। अब जरा मैंने बात कही आपसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा लिथोस्फियर। आपने कहा हाँ सर, बात तो सुनी है, लिथोस्फियर सुना है। तो मैंने आपसे पूछा क्रस्ट क्या है, सॉलिड है। क्रस्ट, और जो सबसे अपर पार्ट होता है, सबसे जो अपर पार्ट है मेरे मेंटल का, इवन अप टू हाइट ऑफ 200 किलोमीटर, जो सबसे अपर पार्ट है, और पूरी क्रस्ट को मिलाकर के, यानी कि दिस कंप्लीट पोर्शन ऑफ द क्रस्ट,
oceanic and continental, and the uppermost solid part of the mantle. Go on my words. Uppermost solid part of the mantle. This complete region is known as lithosphere. अब आप बचपन में जब पढ़ते थे आपको बता दिया जाता था कि भैया लैंड जो है आपका और आपके जो ओशियन की जो लेयर है उसको मिला करके हाइड्रोस्फीयर को और इसको मिला करके लैंड को भी लिथोस्फीयर बोल देते थे। बट लिथोस्फीयर यहाँ आपको चीजें समझनी है कि भैया मेरा क्रस्ट का, ठीक है, पूरा पार्ट सॉलिड और अपर मेंटल का मेरा अप टू द हाइट ऑफ 200 वेरी करती है हाइट अलग अलग जगह, बट मैं एवरेज बता रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अप टू द हाइट ऑफ 200 किलोमीटर, अप टू हाईएस्ट है 200 किलोमीटर। तो ये है भैया मेरा लिथोस्फीयर। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। अब लिथोस्फीयर किस किस चीज से बना मेरा, मैं यहां लिख देता हूं, क्रस्ट प्लस मेंटल, बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट मेंटल का थोड़ा सा जो सॉलिड है। तो भैया पूरा ही लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड है। तो उसके बाद जब मैं अपनी मेंटल में आता हूं तो मेंटल में फ्रॉम द हाइट ऑफ 200 से अगर मैं चलूंगा और भैया मैं अप टू योर हाइट ऑफ चलता हूं 400 किलोमीटर, तो यहां जी देखने को मिलता है मेरे को एक एरिया जिसको मैं बोलता हूं एस्थेनोस्फीयर, जिसको मैं बोलता हूं क्या, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर आप याद रखेंगे जो भी आपका मैग्मा निकल करके आता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोज वो इस एस्थेनोस्फीयर से आता है। और ये एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये विस्कस है, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड है। याद रखेंगे क्या है भैया, ये है सर विस्कस, यानी सर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सेमी लिक्विड, मॉल्टन रॉक्स है यहाँ पे। अब आप देखो कि भैया ये मेरा एस्थेनोस्फीयर है, वो क्या है भैया, लिक्विड है। मैं लिखता हूं यहाँ पे, बात को समझना, बहुत गहराई से बता रहा हूं और बहुत सबर से। लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है तो क्या होता है, इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मस्त स्विमिंग कर रहा है आपका कौन, लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर है मस्त स्विमिंग करता है। और इसी वजह से जब भी आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, जो आपकी प्लेट्स मूव होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि मेरा एस्थेनोस्फीयर नीचे क्या है, सेमी मोल्टन है, मोल्टन है, विस्कस है। उसके ऊपर जो है आपकी पूरी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ओशियनिक प्लेट्स हैं, ऐसे तैर रही है मस्त। तो वो जैसे ही थोड़ा सा मूव करती हैं आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। मेरा मैग्मा कहां से आ रहा है, एस्थेनोस्फीयर से आ रहा है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम सर बात कर रहे हैं किसकी, सिंपली वॉल्केनोस की, तो मैग्मा आएगा एस्थेनोस्फीयर से। उसके बाद 400 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर का जो मेरा पार्ट बच जाता है इसको मैं बोल देता हूं लोअर मेंटल। इसको हम क्या बोल देंगे गांव वालों, लोअर मेंटल। एंड दिस लोअर मेंटल ऑलवेज रिमेंबर इट इज इन द सॉलिड फॉर्म, इट इज इन द सॉलिड फॉर्म। उसके बाद भैया हम नीचे चलते हैं तो भैया आधा हिस्सा मेरा इसका, भैया जी ये हो जाता है मेरा क्या, अपर कोर, और नीचे वाला इनर कोर। इसको मैंने क्या बोल दिया भैया, अपर कोर। और इस हिस्से को क्या बोल दिया भैया मैंने, लोअर कोर। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। आपको याद रखना है कि जो भैया मेरी अपर कोर है दिस इज बेसिकली लिक्विड। मेरी अपर कोर कैसी मिलेगी, मेरे को लिक्विड मिलेगी। और नीचे वाली जो कोर है वो भैया आपको देखने को मिलेगी कैसी, सॉलिड। ठीक है, इन चीजों का याद रखेंगे। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भैया मेरी लिक्विड है, लिक्विड, और ये भैया मेरी सॉलिड। अच्छा, अब आपने मेरे से पूछा कि भैया मेंटल सर किस चीज से बना है। सियाल आपने बोल दिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, सीमा बोल दिया ओशियनिक क्रस्ट को। तो भैया मेंटल भी मेरा सीमा से बना है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और सर मेरा जो लोअर कोर और अपर कोर है ये किससे बने हैं, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, नेफे। इन्हें मैं नेफे बोल देता हूं। और ये है भैया आपका सीमा। अपनी सीमा की यादों में नहीं बहना है, ठीक है, सीमाएं जरूर बना के रखनी है एग्जाम तक। फिर बात करते हैं सियाल की। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई। और सबसे बढ़िया चीज, अब इतनी ये बेसिक चीज आपकी कवर है, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, किसके साथ क्या चीजें हो रही हैं, ये मैंने आपको इंटीरियर बता दिया। अब इसके साथ मेरी एक चीज समझो, अब आपसे कोई लिथोस्फीयर पूछ ले, मतलब क्या लिथोस्फीयर का, कि सर द सॉलिड क्रस्ट एंड द अपर सॉलिड पार्ट ऑफ अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल इज नोन एज लिथोस्फीयर। एस्टेनोस्फीयर क्या है सर, द पार्ट लाइंग बिलो द लिथोस्फीयर एंड अबव द इनर मेंटल इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। कैसे फॉर्म में है,
सर विस्कस है, सेमी मोल्टन फॉर्म में है। अच्छा जी, उसके बाद फिर भैया कोर क्या है, 2900 से लेकर के सर अर्थ के बिल्कुल रेडियस तक, जो मैंने आपको बताया था कि भैया 6378 नियरली आप कहो तो 3500 किलोमीटर का आपका मेरा क्या बचता है। इस तरीके से मैंने बात को समझा। अब जरा एक चीज को समझेंगे, अब जरा एक चीज को समझेंगे कि अगर मैं वॉल्यूम वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, तो भैया मेरे मेंटल की है। 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम बिलोंग्स टू मेंटल, 84%। क्रस्ट की कितनी है सर, 1% वॉल्यूम है बस, ठीक है। और बची हुई 15% वॉल्यूम किसकी है मेरी जी, वो कोर की है। तो आप देख सकते हो कि कोर कितनी ज्यादा डेंस है, कितनी ज्यादा डेंस है कोर, ठीक है, बहुत डेंस है। वॉल्यूम कम है मतलब डेंस बहुत ज्यादा है। अब जरा आप बात करो, तो जब मैं सबसे पहले, अभी हाँ तीन चीजों की बात करेंगे, हम बात करेंगे टेम्परेचर की, हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि जब मैं अर्थ के इंटीरियर में जाऊंगा, सो ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये क्या बात हुई सर, एक एक स्टेटमेंट इतना तगड़ा है ना, आपको एग्जाम में पूछ लिया, आप बहुत दिक्कत दे दोगे, इसीलिए मैं समझा के चल रहा हूं चीजों को कि रेट में और इंक्रीज में फर्क है। कि टेम्परेचर होलिस्टिकली तो इंक्रीज होता जा रहा है, बट रेट जो है उसकी, यानी कि जो शुरू के पार्ट में जो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो पर किलोमीटर काफी ज्यादा है, जब अंदर की तरफ जाता हूं तो पर किलोमीटर उसकी रेट डिक्रीज होती है, बट टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज हो रहा है। अब आपने कहा कि सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो सर जरा ये बताओ, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मैंने मान लिया मेरी जो क्रस्ट है वो तो सर सॉलिड है, ये बात मैंने मान ली आपकी कि सर कोई दिक्कत नहीं सॉलिड है। फिर आपने कहा कि भैया लिक्विड है मेरा स्टेनोस्फीयर, ये बात भी मैंने आपकी मान ली। तो सर जब नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर सबसे नीचे वाली लेयर सॉलिड कैसे हो सकती है। वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि अब हम बात करेंगे प्रेशर की, अब हम बात करेंगे प्रेशर की, कि भाई ड्यू टू द वेट, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वेट बढ़ता जाता है, तो भैया क्या होता है, प्रेशर इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दिस प्रेशर नीचे आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। चाहे मैं आपकी लोअर मेंटल की बात कर लूं, चाहे मैं आपके लोअर कोर की बात कर लूं, बोथ आर सॉलिड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। इसी के साथ साथ मैं डेंसिटी की बात करूं, अब डेंसिटी की हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि भैया जब हम आते हैं तो सबसे कम डेंसिटी मेरी किसकी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सबसे कम किसकी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर किसकी है सर, फिर बढ़ती जाती है, फिर ओशियनिक क्रस्ट, फिर फिर सर नीचे नीचे जैसे मैं जाऊंगा, जैसे जैसे मैं जाऊंगा, इन दोनों में याद रखना है बस आपको। फिर तो आपका मेंटल और कोर की भैया सबसे ज्यादा है, 12 ग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से भी लास्ट में जाते आते आपकी पहुंच जाती है अप टू 12 ग्राम। तो डेंसिटी आप याद रखेंगे कि सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट की आपको 3 मिलेगी देखने को, इसकी 2.7 ग्राम, ठीक है, और इसकी 3 ग्राम, और नीचे जाते आते आपकी 12 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगी डेंसिटी। तो तीनों चीजें ये इंक्रीज होती हैं एज आई मूव डाउनवर्ड्स। तो अब तक बताइए क्या ये सारे बेसिक्स क्लियर है, ऑल दीज बेसिक्स आर क्लियर, नोट्स बना लिए। आइए फटाफट अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा पीडीएफ की तरफ। अब मैंने आपसे बात करी कि क्रस्ट इज अ सिलिकेट सॉलिड, सिलिका है, द मटेरियल, द मेंटल इज अ विस्कस मोल्टन रॉक, एंड आउटर कोर इज अ विस्कस लिक्विड, एंड इनर कोर इज अ डेंस सॉलिड। क्या इस बात को किसी को समझने में दिक्कत है, नहीं है? आइए जरा आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। मैंने आपसे बात करी क्रस्ट, क्रस्ट कौन सी है सर, ये तो ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। ये कौन सी है सर, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कोई दिक्कत प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया क्रस्ट हो गई, उसके बाद मेरा अपर मेंटल आता है जिसको मैं एस्थेनोस्फीयर बोल देता हूं। एस्थेनोस्फीयर कैसा है सर, मेरा लिक्विड है। लोअर मेंटल आता है सर जी सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सर जी सॉलिड है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, एवरीथिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग, बात खत्म। बात करेंगे क्रस्ट की, क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का, 10 से 70 किलोमीटर की थिकनेस मिलेगी, बिल्कुल बढ़िया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1% अर्थ की वॉल्यूम, 0.5% अर्थ का मास जो है क्रस्ट कैरी करता है। थिकनेस जो है क्रस्ट की वो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अलग होती है। ओशियनिक क्रस्ट में मैं बता चुका हूं 0 से लेकर के 5, और कॉन्टिनेंटल में 0 से लेकर के 30। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वेरी करेगी। जो आपका हिमालय के माउंटेन्स देखते हो तो वहां तो ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ बन गया, पहाड़ बन गया, पहाड़ बन गया, तो आपकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलेंगे, मेजर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, तो इसीलिए हम इसको सियाल बोल देते हैं। इट्स यूज्ड टू रेफर लिथोस्फीयर व्हिच इज द रीजन कंप्राइजिंग द क्रस्ट एंड द अपरमोस्ट मेंटल। सीमा कौन है,
सीमा कौन है सर? सीमा मेरी एक्स है। नहीं, आपकी एक्स नहीं है सीमा। सीमा भैया कौन है? सीमा कौन है सर? ये मेंटल है। और सर मेरी ओशियनिक क्रस्ट है, अगर डेप्थ में आपसे पूछे तो। बात खत्म। आगे बढ़िए। क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट डेंसर होती है किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। प्रभु बता चुका हूं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी जो है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ऑलरेडी बता दिया है आपको। और ये सियाल से बनी होती है, बिल्कुल बढ़िया। उसके साथ साथ आप आगे आओगे तो इसकी डेंसिटी ओशियनिक क्रस्ट की 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ज्यादा होती है। सीमा होती है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका एग्जामिनर पूछ ले भैया ये बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है, कौन सी रॉक से? ओशियनिक। व्हाई ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बासाल्टिक रॉक एंड सीमा सिलिका एंड मैग्नीशियम। आइए, अब डिसकंटिन्यूटीज की बात मैं आगे करूंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। बात करते हैं मेंटल की। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। मेंटल जो है भैया 2900 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। 84% अर्थ का वॉल्यूम और 67% मास मेरा किसका बिलोंग करता है? भैया मेंटल को बिलोंग करता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है? सीमा है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अपर पोर्शन जो है मेंटल का, उसको मैं एस्थेनोस्फीयर बोल देता हूं, अप टू द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। हमने कहा ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, बता चुका हूं प्रभु। आगे बढ़ते हैं। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल को हम लिथोस्फीयर बोल देते हैं। क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल बता रहा हूं, याद रखना। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 टू 200 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है सर। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द स्टेनोस्फीयर, और वो लोअर मेंटल किसमें है? सॉलिड स्टेट में है। और सर इसको मेसोस्फीयर भी बोल देता हूं, ये वर्ड याद रखना। मेसोस्फीयर का है, मैं बता देता हूं अपने डायग्राम में चल के। एक चीज कुछ तो नया मिला पीडीएफ में कभी तो। चलो खैर, पीडीएफ नहीं बनाता हूँ तो इतना कुछ नहीं होना। अब जरा बात करते हैं कि हम बात करें तो मैंने आपसे बात करी कि मेसोस्फीयर क्या है, तो जो यहां तक मेरा क्या था? एस्थेनोस्फीयर था भैया। तो एस्थेनोस्फीयर से मतलब बेसिकली क्या है? मेरा लोअर मेंटल है, ज्यादा सरदर्दी करनी ही नहीं है। जो मेरी अपर कोर की जो लाइन शुरू होती है और जो एस्थेनोस्फीयर यहाँ होता है, ये पूरा जो बीच का रीजन है, इसे मैं बोल देता हूँ मैं क्या? मेसोस्फीयर। इतनी सी बात याद रखनी है। बढ़ते हैं जरा आगे। आइए जरा हर्षोल्लास से चीजों को कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाते हैं जी हम अपने कोर पे। डेंसिटी जो है इसकी हाइयर है किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, आपके क्रस्ट से। मैंने वो 3.3 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलेगी। फिर आ जाते हैं भैया कोर। कोर का रेडियस जो है करीब करीब 3500 किलोमीटर है, ऑलरेडी बता चुका हूं। मेंटल कोर बाउंड्री जो है 2900 किलोमीटर पे आती है, बता चुका हूं प्रभु। द कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। आउटर कोर को बोल देते हैं लिक्विड स्टेट, व्हाइल द इनर कोर है सॉलिड स्टेट में। कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे जाते हैं। जब हम मेंटल और कोर की अपर कोर की बाउंड्री पे देखेंगे तो वहां पे हमें डेंसिटी मिलेगी कितनी? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 12 से 13 जब आप बिल्कुल अंदर पहुंच जाओगे, मैं बता चुका हूं, इतनी डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। कोर कंस्टिट्यूट कितना? 15% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और 32.5% मास। कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल, किससे? निकेल और आयरन से बनी होती है, इसीलिए मैं इसको बोल देता हूं निफे। बात खत्म। आइए बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो जीवन में तो बताइए, वरना मैं आपको लेके चलता हूं आगे। अब जरा बात करेंगे कुछ कुछ सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज की। ठीक है। अब सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज क्या है कि जब हम अपने अर्थ के इस डिवीजन को समझ रहे हैं तो वहां ये डिसकंटिन्यूटीज हमारी थोड़ी हेल्प कर देती हैं इन डिस्टिंग्विशिंग द लेयर्स ऑफ द अर्थ। आइए अब कैसे हेल्प करती हैं बात करेंगे। चलिए, इसका एक निमोनिक है, पहले वो समझेंगे। निमोनिक क्या? सबसे पहले एक चीज समझेंगे। सबसे पहली मेरी कौन सी थी? ये मान लेता हूं मैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, फिर मेरी ओशियनिक क्रस्ट आ जाती है, तो ये भी तो क्रस्ट है। ठीक है। तो द बाउंड्री जोन पहले समझ ही लो। सीएम आर गुड लीडर्स। क्या कह रहे हो सर? इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते हम अपने आप से। इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते, बट बोलना पड़ेगा। तो सी एम आर गुड लीडर्स, ये भैया सी एम आर जी और एल से आपको याद रखना है। मेरी 5 सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज हैं। कौन कौन सी है? तो मैंने बोला है मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये मेरी ओशियनिक क्रस्ट है। इन दोनों के बीच में जो मेरी लाइन होती है, जो इन दोनों के बीच की जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लो ये है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? इसको हम बोल देते हैं पहली डिसकंटिन्यूटी, जिसका नाम है कॉनराड। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आपने मेरे से कही, कई जगह आपको मिल जाएगा भैया लिखा हुआ अपर कोर क्रस्ट, सॉरी अपर क्रस्ट, द लाइन बिटवीन अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट। डिपेंड्स क्या लिखा मिल रहा है आपको, उस हिसाब से याद रखना। अच्छा, उसके बाद ये मेरी क्रस्ट खत्म हो गई। क्रस्ट के बाद भैया मेरा क्या शुरू होता है? मेंटल शुरू होता है। मेंटल में क्या? अपर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर है ये मेरा, दिस इज माय एस्थेनोस्फीयर। और नीचे मेरा क्या है? लोअर मेंटल है या इनर मेंटल।
तो जो मेरा लोअर मेंटल और एस्थेनोस्फीयर के बीच में जो लाइन है वो डिस्कंटिन्यूटी है, उसको बोल देते हैं मोहो या मोहोरोविक। ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं इसको। तो सी एम, सी मेरा क्या हो गया कॉनराड, एम मेरा होगा मोहरविक। जब आप लोअर मेंटल से नीचे चलते हो तो ये लोअर मेंटल के बाद क्या आता है, मेरा अपर कोर आता है। यहाँ क्या आएगा आपका, अपर कोर आएगा। चलिए तो जब अपर कोर, सॉरी एक चीज करेक्ट कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, माय बैक, माय बैक, माय बैक, ज्यादा फ्लो में आ गए चलो ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि जब हम अपनी दूसरी डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो जो मेरी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो दूसरी डिस्कंटिन्यूटी होती है ना बॉयज एंड गर्ल्स, उसको मैं बोलूंगा मोहरविक, सॉरी मोहो। ठीक है, फिर हम एस्थेनोस्फीयर और लोअर मेंटल में आएंगे, तो भैया मेरी आएगी रेपिटी। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल में मेरी कौन सी है, रेपिटी। अच्छा, जब मैं आगे चलूंगा तो लोअर मेंटल, फिर लोअर मेंटल के बाद मेरा क्या आएगा, अपर कोर। तो अपर कोर और लोअर मेंटल के बीच में जो आएगी मेरी जी, जी फॉर ग्यूटेनबर्ग, ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और लास्ट में भैया अपर कोर और लोअर कोर के बीच में आएगी लेमन। याद आ गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 12th वाला, लाइमन, बाल्मर, पाचर, ब्रैकेट, प्रीफंड, हम्फ्री। ठीक है चलो, तो याद रखेंगे सीएमआर गुड लीडर्स। तो ये कॉनराड मेरी डिस्कंटिन्यूटी कहां एग्जिस्ट करती है, या तो आप बोलो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, या ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में। और क्रस्ट को, और आपकी जो क्रस्ट है और मेंटल है उसको कौन अलग करता है, मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद मेरा भैया अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आती है रेपिटी। फिर लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में आती है ग्यूटेनबर्ग, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में आती है लेमन डिस्कंटिन्यूटी। दीज आर योर सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटीज। फटाफट से इन्हें देख लो। आइए, तो सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटीज क्या है, ये हमारी और हेल्प करती हैं डिस्टिंग्विशिंग डिविजन्स ऑफ द अर्थ इनटू द इनर कोर, आउटर कोर, लोअर कोर, अपर मेंटल एंड द क्रस्ट। कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी क्या है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी क्या है, सेपरेट करती है अर्थ की क्रस्ट को फ्रॉम द अपर मेंटल। अच्छा, फिर रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी क्या है, जोन बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। देन ग्यूटेनबर्ग इज बेसिकली सेपरेटिंग द मेंटल एंड द कोर। और कहां पे आएगी, 2900 किलोमीटर पे, ये हमें पता है। लेमन का आएगी जोन सेपरेटिंग सॉलिड इनर कोर फ्रॉम द लिक्विड आउटर कोर। इतनी बात हमें पता है, दीज आर योर सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटीज। अब यहां भी आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले मेरी कौन सी आएगी, कॉनराड, बिटवीन द ओशियनिक एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मोहो किसको मेरी करेगी अलग, क्रस्ट और मेंटल को। फिर उसके बाद आएगी भैया मेरी रेपिटी, रेपिटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। ग्यूटेनबर्ग मेरी आएगी किसके, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। लेमन आएगी फाइनली बिटवीन द लिक्विड आउटर कोर एंड द सॉलिड इनर कोर। चलिए, याद रखेंगे इस बात को। अब बढ़ते हैं आगे। टेम्परेचर क्या है अर्थ के इंटीरियर का, ऑलरेडी बता चुका हूं। जब आप डेप्थ में जाते हो तो हमने देखा है राइज होता है टेम्परेचर, हम माइंस में जाते हैं, डीप वेल्स में, इससे हमें आइडिया लगा कि अर्थ में जाकर के टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जब वोल्केनो भी आता है तो मोल्टन मैग्मा आता है, तो हमें समझ आता है कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो मोल्टन लावा भी हमें वो एडिशनली सपोर्ट करता है इस चीज को समझने में कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन सो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। कई सारे ऐसे हमारे हमने ऑब्जर्वेशन करे जिससे पता लगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस बट टेम्परेचर ऑलवेज कीप्स डिक्रीजिंग टिल द इनर कोर। इन द बिगिनिंग जो रेट है आपके टेम्परेचर का वो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा फॉर एवरी 32 मीटर। जो आपके शुरू के 100 किलोमीटर हैं वहां पे टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा पर किलोमीटर। फिर अगले 300 में 20 डिग्री बढ़ेगा पर किलोमीटर। बट जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो रेट रिड्यूसेस टू 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो इससे क्या मैं इससे कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। Thus, it is assumed that the rate of increase of temperature beneath the surface is decreasing towards the center of the earth, यानी कि inner core. Do not confuse rate of increase of temperature with increase of temperature. Temperature is always increasing from the earth's surface towards the center. I have already explained it very well. उसके बाद टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है भैया, करीब करीब 3000 से लेकर के 5000 डिग्री सेल्सियस। फिर इतने हाई टेम्परेचर होने के बाद भी हमें सॉलिड क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द हेवी प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल्स। हमें अपना जो इनर कोर है और सॉरी जो आपका आउटर कोर है और इनर मेंटल है वो हमें सॉलिड देखने को मिलता है। प्रेशर क्या होता है, जस्ट लाइक टेम्परेचर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स अर्थ। इट इज ड्यू टू हैवी वेट ऑफ द रॉक्स, जो बहुत सारी आ जाती हैं। हमने कहा ठीक है,
It is estimated that in the deeper portion, the pressure is tremendously high, which will be nearly 3 to 4 million times more than the pressure of the atmosphere. जो मेरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उससे 3 से 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है. At high temperature, materials beneath will melt down the center part of the earth, but due to heavy pressure, these molten material acquire the property of solid. ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ. डेंसिटी का क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एंड presence of heavier materials like nickel and iron in the core, the density of earth layer also gets on increasing towards the center. Average density जो layers की है increasing from the crust to core is basically 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी एवरेज डेंसिटी जब बिल्कुल आप नीचे पहुंच जाओगे. सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट द वे आई कुड. तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया. बेसिक जो डाउट्स होते हैं वो यही होते हैं, सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, डिसकंटिन्यूटीज क्या है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर में क्या फर्क है, मैग्मा कहाँ से आ रहा है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं. और आज की क्लास में इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द रॉक्स. रॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है. और उसके आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे भैया आगे चल करके वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. तो ये दो क्लासेस आपको बैक टू बैक कल और परसों मिल जाएंगी. तो बने रहिए, देखते रहिए चीजों को. एंड प्लीज यार, अगर आप लोगों को सारी चीज अच्छी लग रही है, जो भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, ट्रस्ट मी, मेरा मटेरियल मैं बार बार कहता हूँ ना, पहले कोई बीट कर पाया था ना अभी कोई बीट कर पाएगा. जो भी लोग देख रहे हो, आंख बंद करके बस पढ़ो, इधर उधर देखने की चीजें बंद कर दो. और अगर आपके कुछ नीडी फ्रेंड्स हैं हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग और नॉट एबल टू ज्वाइन द कोचिंग, प्लीज उन तक ये मटेरियल आप पहुंचाओ. तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद. मिलता हूं कल नई क्लास के साथ. ठीक है, तब तक रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो मेरे सारे फौजियों. जय हिंद एवरीवन.